भाभी के माथे की लकीरें थोड़ी और गहरी हो आई थी। वो बोली, जब मैं उसके साहब के घर गया तो पहले तो उसने ये आश्वासन दिलाया कि वो मेरी शादी इस पुलिस वाले से करवाएगा और मेरे भाई को भी छुड़ाने में मेरी मदद करेगा, लेकिन उसके बदले उसे वो चाहिए जो उसकी बीवी आजकल नहीं दे रही। वो इतना बेशर्म था कि उसने बिन लाग लपेट के साफ साफ सेक्स के लिए दबाव देने लगा। मैंने अपने फर्जी पति की ओर देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं समझ गई ये दोनों मिले हुए हैं। अब हर हफ्ते मुझे उस थानेदार के पास जाना पड़ने लगा। मैंने झुंझला के कहा, यार ये कोई मजाक चल रहा है कि जो मर्जी एक बेचारी लड़की का। अब मैं रुक गया। आपने इनकार क्यों नहीं किया? आप वहां से भाग जाती। भाभी थोड़ा मुस्काए, कहाँ भाग जाती? एक अकेली जवान लड़की की क्या मजबूरी है तुम नहीं समझ पाओगे। मैं न जाने क्यों गुस्से में था। जब आदमी कुछ न कर पाने की स्थिति में होता है तो बस गुस्सा करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें भी अच्छा लगने लगा था? भाभी ने तपाक से जवाब दिया, हम अच्छा लगने लगा था। यहाँ तो केवल दो ही मुझे नोच रहे थे। सोचो अगर ये पुलिस वाले न होते तो एक अकेली लड़की को कितने लोग नोचते। मैं उनके लिए जनता शौचालय बन जाती। बात तो एकदम सही है। भाभी की इस बात पर मन ही मन में भी सहमत हुआ। बात करते करते काफी समय हो गया था। मैं भी बात करते करते खुल गया था। अचानक मैंने उसने पूछ लिया, अच्छा उस दिन छत पर आप इंजीनियरिंग वाले लड़कों के साथ लगी हुई थी ना? पहले तो वो कुछ सेकंड के लिए मेरे चेहरे पर एकटक देखती रही। मैं डर गया कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया और वो हंस पड़ी। तुम्हें कैसे पता? मैं रिलैक्स होते बोला, आपके मुनिम की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी। ये सब क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने सालों में मैं इतना खुल गई कि अब मुझे किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ये लड़के मुझे पैसे देते हैं, वो साला तो राशन के अलावा 100 रुपये भी फालतू नहीं देता। अब मुझे जो आता है उसी से पैसे कमाती हूँ। लेकिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, तुमसे पैसे नहीं लूंगी। इतना बोलकर वो मेरे नितंब पर हाथ मार के हंसने लगी और मैं सोचने लगा कि इस समाज के हैवानों ने किस प्रकार एक भोली भाली युवती को बाजारू बना दिया। उस पूरी रात मैं यही सोचता रहा कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक भाई जो जानता है कि उसके घर की माली हालत ठीक नहीं फिर भी कमाने की जगह आवारा लड़कों के साथ घूमता है। एक माँ जो अपने पति के मौत से हारी नहीं, पाने बच्चों के लिए सफाई का काम भी करने को तैयार है। एक पुलिस वाला जो एक लाचार परिवार को झूठी दिलशान की जाल में फंसा कर उसके माकन तक को बिकवा देता है और उसकी बेचारी लड़की को हवस का शिकार बनाकर रखेल बना लेता है। एक लड़की जो इतने धोखे खाने के बाद इस उम्मीद में है कि उस धोखेबाज का कलेजा पसीजेगा और वो उससे शादी कर लेगा। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि मकान मालिक को इसकी करतूतें पता चल गई और उसने इससे अपना फ्लैट खाली करवा लिया। लेकिन उस पुलिस वाले की करतूतों का पता किसी को क्यों नहीं चल पाया, या फिर चला भी तो सबने उस लड़की को ही गलत समझा, क्योंकि वो एक रखेल थी। कुछ महीनों बाद भाभी मुझे मार्केट में दिखी। मैंने आवाज भी लगाया, हाथ भी हिलाया, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया था। शायद उन्होंने ने मुझे देखा न हो या फिर देखना न चाहती हूँ। मैं क्षणिक निराशा के साथ वापस अपने खरीदारी में लग गया। कुछ देर बाद किसी ने मेरे शर्ट का कोना खींचा। मैंने देखा तो एक 10-11 साल का लड़का था। मुझ लगा भीख मांग रहा है। मैंने झिकते हुए बोले, क्या है, चल आगे। उसने मुझे कागज का एक टुकड़ा पकड़ाया और सरीसी शक्ल बनाकर कुछ बुदबुदाते हुए चला गया। मैंने उस कागज को खोलकर देखा तो उस पर कोई मोबाइल नंबर लिखा था और नीचे लिखा था, तुम्हारी रखेल भाभी। कागज के टुकड़े पर लिखे हुए उस नंबर से मेरी बात हुई वो भाभी ही थी। पास ही के दूसरे मोहल्ले में रहने लगी थी। उन्होंने संडे को मिलने बुलाया था। संडे को जब मैं वहां पहुंचा तो भाभी ने दरवाजा खोला। उनका बच्चा वही फर्श पर खेल रहा था। चाय पानी के बाद भाभी ने पूछा, पोहे बनाए हैं, खाओगे? मैंने न में सर हिलाया और पूछा, अब आपका पति आता है? हाँ, आता तो हमेशा ही है। मतलब जब उसको लेने का मन करे या फिर मुझे कोई राशन पानी चाहिए या फिर उसके किसी दोस्त को मूड फ्रेश करना हो तो उसे लेकर आता है। मैं भाभी की शब्दावलियों से परिचित हो चुका था, इसलिए मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैंने दोबारा बोले, आप उसके दोस्तों के लिए मना क्यों नहीं कर देती? उन्होंने नीचे देखकर नाखूनों को दूसरे नकुहन से खुरदते हुए कहा,
पहली बार मना किया था, पिटाई भी खानी पड़ी और उसके दोस्त ने मेरे बच्चे के सामने ही मेरे सारे कपड़े उतार दिए और मेरे साथ जबरदस्ती किया जिसमें इसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं एक औरत होकर दो मर्दों का मुकाबला कैसे कर पाती। उसके बाद से मैंने मना करना छोड़ दिया। मुझे लगने लगा था कि इससे बड़ा नर्क और क्या हो सकता था। काश मैं इनकी कोई मदद कर पाता। अच्छा बताइए भाभी, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मदद तो मेरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि तुम्हार जैसा बंदा नहीं देखा। मुझे देखते ही सब लेने की सोचते हैं, लेकिन तुमने कभी कोशिश नहीं की। ना तुम्हारे नज़रों में ऐसा दिखता है सब कुछ ठीक है, ना मशीन वशीन। और वो जोर से हंसने लगी। कई लोगों को नकली हंसने की ऐसी आदत हो जाती है कि हर बार वो असली हंसी जैसी ही लगती है। मैं भी मुस्कुराता हुआ बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं हर लड़की को हवस के नाज़र से नहीं देखता। और मेरे जैसे बहु ऐसे लोग हैं समाज में जो महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं। महिलाओं के सम्मान नहीं, महिलाओं के सम्मान पर नज़र रहती है उनकी। इतने सालों में यही तो जान पाई हूँ। भाभी के दिल के दर्द को साफ महसूस किया जा सकता था। आप सही कह रही हैं, क्योंकि आपका अनुभव इतना बुरा है कि आप इसके अलावा कुछ सोच नहीं सकती। इसमें पुरुष समाज का ही दोष है। भाभी ने देखा कि माहौल थोड़ा साहित्यिक हो रहा है तो बोली, अच्छा मैं पोहा लाती हूँ। भाभी की खूबसूरती किसी चुंबक से कम न थी। अगर किसी कवि की नज़र उन पे पड़ जाए तो एक कविता तो लिख ही दे, लेकिन उस खूबसूरत शरीर में घाव से छलनी दिल भी था, जो 1000 यातनाएं सहने के बाद भी जिंदा दिली से जी रहा था। पोहा बहुत स्वादिष्ट बना है, मैंने कहते हुए कहा। वो मुस्कुराकर सर हिलाए। न जाने मेरे मन में क्या सुझा। मैंने पूछ लिया, आप इसको छोड़कर अकेले क्यों नहीं हो जाती? बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कई और जगह हैं जहां आपको कोई बल छोटा मोटा काम मिल जाएगा। वो मेरे गए को खींचते हुए बोली, अरे मेरे भोले, काम तो मिल जाएगा, लेकिन इस बच्चे को क्या मैं काम पर भी साथ में लेके जाऊंगी? और वैसे भी वो मुझे अलग नहीं होने देगा। कुत्ता है एक नंबर का। कुत्ता कहते हुए भाभी के दांत एक दूसरे को पीस रहे थे। तो फिर किससे शादी कर लो? इससे आगे मैं कुछ बोलता, भाभी बोली, तुम करोगे मुझसे शादी? मेरे तो जैसे पोहा मुंह में ही अटक गया। मैं सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दूं। तभी वो जोर से हंसी और बोली, अरे मैं मजाक कर रही थी। वो तो हंसती रही, लेकिन मैं वहां से आने के बाद भी ये सोचता रहा कि मैं तो मजाक में भी उससे शादी नहीं कर सकता, तो फिर शादी कर लो वाली सलाह मैं कैसे दे सकता हूँ? शायद उसने मुझे मेरी औकात बताने के लिए ये सवाल किया हो और बड़ी मासूमियत से मुझे पानी पानी कर, क्योंकि वो कुंवारी नहीं है या फिर उसके साथ कई लोगों ने सेक्स किया है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें उसका क्या दोष है? पोहा हजारों सवालों की तरह गले में अटका हुआ था। फिर न जाने क्यों दिमाग में आया, उसके साथ भागकर कहीं दूर चला जाऊं क्या? वही उस साथ जिंदगी चैन से बिताऊंगा। पढ़ा भी पूरी हो ही गई है, जॉब करेंगे और हम तीनों रहेंगे आराम से। लेकिन मेरे घरवाले तो बिल्कुल राजी न होंगे। बगावत कर लूं क्या? यही सब सोचते सोचते न जाने कब नींद आ गई।